हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं बीएसए ट्रिकी क्लासेस में और आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने घरों पर होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम यानी कि यूपीएससी पीटी की तैयारी में लगे होंगे। तो आज आपके लिए एक शानदार प्रैक्टिस सेट में लाया हूँ। ठीक है, इसमें मैं आप सभी के लिए लगभग 50 से 60 प्रश्न मैं आपको करवाऊँगा। आपको उनके जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, उनके जवाब देना है कमेंट सेक्शन में और आपको देखना है कि आपका स्कोर क्या हो रहा है, आप सभी का स्कोर। ये सभी क्वेश्चन जो है यूपीएससी पीटी के लिए ख़ास तौर पर बनाए गए हैं। तो आप सभी को भाई पूरी क्लास देखना है, तभी आप लोगों को मालूम पड़ेगा ये कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से जो जिसका नाम लोथल है, लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी बताइए। यानी कि लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी, या ये कह लो लोथल के उत्खननकर्ता कौन थे। जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। तो आप सभी को याद रखना है, ठीक है, रंगनाथ राव इसके उत्खननकर्ता थे, यानी कि SR राव भी उनको हम लोग बोलते हैं। ठीक, आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका जो लोथल है ये कौन सी नदी के किनारे पर है, तो आपको याद रखना है भोगवा नदी के किनारे पर है लोथल। कौन सी नदी किनारे पर है? भोगवा नदी के किनारे पर है लोथल स्थल। आपसे पूछा जा सकता है कि हड़प्पा जो है, हड़प्पा स्थल ये कौन सी नदी किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। और हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन थे, तो दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ये उत्खननकर्ता थे हड़प्पा सभ्यता के, हड़प्पा स्थल के। उसके बाद मोहनजोदड़ो से संबंधित आपसे पूछा जा सकता है, तो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो है और मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन है, राखाल दास बनर्जी हैं। ये आप सभी को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। चलिए, तो इसमें आप सभी को बताना है कि खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे बताइए भाई। विक्रमादित्य के, बिंबिसार के, बिंदुसरा के या पृथ्वीराज चौहान के। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताइए। देखिए, कालिदास की यहाँ पर बात आई है, तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, आप सभी को याद रखना है। कालिदास को ही भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। लेकिन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वारामिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार के हिस्सा थे, तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए आंसर दे रहे हैं यानी कि विक्रमादित्य, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। अब ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा, जिन, बुद्ध, ज्ञान या बोधि। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। देखिए, जब गौतम को, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो उनको बुद्ध कहा जाने लगा था। ठीक है, इनका पूरा नाम फिर क्या हो जाता है, गौतम बुद्ध इनका पूरा नाम हो जाता है। ये आप सभी को याद रखना है। और वीडियो को आप सभी लोग शेयर कर दीजिए जल्दी से। जितने लोग भी लाइव आ चुके हों सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे कहा जाता है, बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध को कहा जाता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि एशिया का ज्योति पूज्य किसे कहा जाता है, या ऐसे पूछ सकते हैं लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। तो बताइए भाई, जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइए कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है या एशिया का ज्योति पुंज किसे कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध जो लोग आंसर दे रहे हैं या आंसर देने की सोच रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में होता है, ये आप सभी को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। अब सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है बताइए। प्रथम, चतुर्थ, 10वें या 13वें। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर। देखिए, आप लोगों की भाई प्रैक्टिस कब तक चलेगी, ये क्लासेस आपकी तब तक चलेगी जब तक आपका यूपीएससी पीटी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। यानी कि बीच में से छोड़कर हम आपको कभी ना गए हैं, ना जाएंगे, ना कभी आपके फ्यूचर में आपको जाने वाले हैं। तो जब तक आपकी क्लासेस चलेंगी, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, तो जब तक आपको बने रहना है। ठीक है, क्लास में आप लोग जो है टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आप सभी के पास आ जाए जब भी क्लास को स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो भाई सभी लोग वीडियो को शेयर कर दो क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी ये क्लास हो रही है। तो चलिए, मैं आपको इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बता देता हूँ। 13वें शिलालेख में, अशोक के 13वें शिलालेख में उनके कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख किया गया है। ये आपका बहुत बार यूपी के एग्ज़ाम्स में ये प्रश्न आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। अब गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, ये आप सभी को बताना है भाई। जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। देखिए, सांसारिक समस्याएं जो थीं ये गौतम बुद्ध ने देखी। ठीक है, सांसारिक समस्याओं को देखकर बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में क्या कर दिया था, अपने घर को छोड़ दिया था। और जब उन्होंने घर को छोड़ा था, और इसी को क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण इसको कहा जाता है। ये आप सभी को याद रखना है।
ठीक है। चलिए, मगर इस प्रश्न में क्या पूछा गया है ये आप सभी को बताना है। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, तो सारनाथ इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ये आप सभी को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। अब इस क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है, पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी या उत्तरी। बताइए इसका राइट आंसर, जल्दी से बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। चलिए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर भाई क्या हो जाएगा, जो लोग भी जो है ऑप्शन नंबर बी के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि पाल साम्राज्य भारत के पूर्वी हिस्से से संबंधित है, ये आप सभी को याद रखना है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। अब चलिए, तो इसमें आपको बताना है जाटों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित जो सारनाथ है ये क्यों महत्वपूर्ण है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने आया है, ठीक है। भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया था इसलिए प्रसिद्ध है, या उसके बाद देखा जाए तो भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ था, ठीक है। उसके बाद भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण यानी कि देहांत हुआ था, या ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो अभी लगभग दूसरे या तीसरे क्वेश्चन पहले मैंने आपको बताया था कि सारनाथ में भगवान गौतम बुद्ध ने क्या किया था, अपना पहला उपदेश दिया था। तो यही इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। ये छोटी छोटी जानकारी जो है कब एक समुंदर की तरह बन जाए ये आप लोग महसूस नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये छोटी छोटी नॉलेज, ये क्वेश्चन से जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट जानने को मिलते हैं, ये क्वेश्चंस, ठीक है, कब आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी आप सभी लोग मालूम भी नहीं कर पाओगे। तो डेली आप सभी को क्लास लेना है अगर आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, अपने एग्ज़ाम को क्रैक करना है एक ही बार में। तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है ये आपको अगर मालूम हो तो बता दीजिए। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। देखिए, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है माउंट ऑफ द डेड, ठीक है, यानी कि मृतकों का टीला इसको हम लोग कह सकते हैं। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है ये आप सभी को बताना है। सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंधु लोग जो थे ये कपास का उत्पादन करने वाले सबसे पहले व्यक्तियों में से गिने जाते हैं। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया, गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल की कुछ हिस्से से कवर करती है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही बात क्या हो जाएगी, इन्होंने सबसे पहले कपास का उत्पादन चालू किया था, ये आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। अब चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता है इसके अलावा, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार थे, उनके क्या क्या नाम थे। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है, तो उनका नाम चाणक्य था, उनको हम लोग विष्णुगुप्त भी कहते थे और उनको हम लोग कौटिल्य भी कहते थे। लेकिन समुद्रगुप्त उनका नाम नहीं था, क्योंकि समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था। ये आपसे प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, बताइए। तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। अब दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा है, बताइए। रोहतांग दर्रा, नाथलू दर्रा, खरदंगला दर्रा या बनिहाल दर्रा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका नाथुला दर्रा हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी नाथुला दर्रा इसका राइट आंसर हो जाता है। यानी कि नाथुला दर्रा तिब्बत के साथ जो है ये सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। अब पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाह्यतम मेंटल शामिल है उसे क्या कहा जाता है, जैव मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल या वायुमंडल। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर। तो देखिए, जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं यानी कि स्थल मंडल, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। भाई जो न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं लाइव, वो क्लास को शेयर करते रहिए आप सभी लोग। अब तो आपकी भाई प्रोसेस शुरू हो चुका है, आवेदन वगैरह आपके अब जो है वो अगर जो है होने लगे हैं या होने को है, डेट आ गई थी, खैर वो मुझे इतना पता है, यानी कि प्रोसेस कुल मिला के शुरू हो चुका है और बहुत जल्द आपका UPSSC PET का एग्ज़ाम भी हो सकता है। तो आप सभी लोग अब अपनी मेहनत को डबल कर लीजिए, जितने भी स्टडी के लिए आवर्स दे रहे थे उनको भी डबल कर दीजिए आप सभी लोग, ठीक है। क्लास आपकी रेगुलर चल रही है और चल रही थी और चलेगी।
ठीक है। तो आप सभी को भाई डेली क्लास में आना है, कोशिश किया कीजिए कि लाइव क्लास में आया कीजिए, ठीक है, ताकि आप लोग लाइव आंसर दे सकूं। तो इसमें आपको बताना है कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है K2, ठीक है, K2 उसका नाम है, ये आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, स्वीडन की राजधानी का नाम आपको बताना है। स्वीडन की राजधानी का नाम आप सभी को बताना है, स्टॉकहोम, बर्न, लग्जमबर्ग या मैड्रिड। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। तो देखिए स्टॉकहोम जो है ये स्वीडन की राजधानी का नाम है, ये आप सभी को याद रखना है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से देश की राजधानी स्टॉकहोम है, तो आप लोग बताओगे स्वीडन। आपसे पूछा गया है कि स्वीडन की राजधानी, तो आप लोग बताओगे स्टॉकहोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, अब दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी, बताइए भाई, बताइए। 1296 से लेकर 1316, 1286 से लेकर 1316, या 1303 से लेकर 1334, या 1410 से लेकर 1437। तो आप सभी को याद रखना है, जो दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी थे इनका जो शासनकाल चला है वो 1296 से लेकर 1316 साल तक चला है, ठीक, 1316 ईयर तक चला है, ये आप सभी को याद रखना है, ठीक है। अगर देखा जाए तो कितने साल इन्होंने शासन किया, तो आप सभी लोग भाई 1316 में से 1296 माइनस कर दो, आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है, आप सभी को मालूम पड़ जाएगा कितने साल इन्होंने शासनकाल किया है, इनका कितने वर्ष तक शासनकाल रहा है। खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है, बताइए, जल्दी से बताइए। तो खिज्र खान किस राजवंश से संबंधित है, सैयद वंश से संबंधित हैं। जो लोग इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, अब 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था, ये आप सभी को बताना है। जब 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर कौन शासन कर रहा था, तोमर वंश कर रहा था, खिलजी वंश, सैयद वंश या तुगलक वंश, ये आपको बताना है इसका राइट आंसर। जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर। देखिए यहाँ पर आया है खिलजी वंश, ठीक है। खिलजी वंश के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो खिलजी वंश के बारे में आप सभी को याद रखना है, गुलाम वंश के शासन को समाप्त करके जब 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। आप सभी को याद रखना है खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक थे। गुलाम वंश को समाप्त करके जो है खिलजी वंश की स्थापना की गई थी, आप सभी को याद रखना है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जो थे, अलाउद्दीन खिलजी का आपसे नाम पूछा जाता है, इनके बचपन का नाम क्या था, तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गोशास्प था, ये आप सभी को याद रखना है, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की, तो आप सभी लोग क्या बताओगे भाई, अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की। लेकिन इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था, तो तोमर वंश का शासन था, ये आप सभी को याद रखना है, तोमर वंश का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, अब मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुए थे, बताइए भाई। आप सभी को याद होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। 1191 की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, सॉरी 1192 होगा, 1191 और 1192। तो 1191 में मोहम्मद गौरी जो थे ये पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हो गए थे, ये आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, अब इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है, ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है, कौन सा मेल जो है सही ढंग से मेल नहीं खाता है, बताइए इसका राइट आंसर। चलिए तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, इब्न बतूता जो थे ये भारत कब आए थे, 1333 में आए थे, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद गुरु नानक का जन्म क्या आपका 1506 में हुआ था, गुरु नानक का जन्म, तो नहीं भाई 1506 में नहीं हुआ था, ठीक। उसके बाद देखा जाए तो आपका मार्को पोलो ने भारत का दौरा कब किया, 1290 में किया, बिल्कुल सही। उसके बाद 1498 में वास्को डी गामा की कालीकट में आए, बिल्कुल सही हो जाएगा ये भी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी के अलावा सभी सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, अब चलिए तो इस क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। अब चलिए, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है, इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया था, ठीक है।
तो कुल मिला के सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कुतुब मीनार के निर्माण में किसने किसने सहयोग दिया था, यानी कि किसने किसने इसको बनाने में मदद की थी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, देखिए सबसे पहले जो है कुतुबुद्दीन ऐबक आए, ठीक है, उन्होंने बनवाया। फिर इल्तुतमिश उनके बेटे और फिर फ़िरोज़ शाह तुगलक ने भी मदद की कुतुब मीनार के निर्माण के लिए, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इसमें शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ठीक है, दिल्ली में जो कुतुब मीनार है ये दुनिया की सबसे ऊँची ईंट की मीनार है, बिल्कुल भी सही बात है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो इन तीनों ने दिया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं दिया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कैनिंग, या लॉर्ड विलियम बेंटिक, या लॉर्ड रिपन? तो देखिए मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड रिपन को भारत में, ठीक है, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय शासन का पिता कहा जाता है। तो ये आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, अब निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिरे जाने पर खुद को गोली मार ली थी? ठीक है, आपको बताना है कि जो चंद्रशेखर आज़ाद थे इन्होंने खुद को गोली मार ली थी किस शहर में? भोपाल में, इलाहाबाद में, कानपुर में, या जबलपुर में? तो आप सभी को याद रखना है, चंद्रशेखर आज़ाद ने इलाहाबाद में खुद को गोली मार ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, अब भाई न्यू लाइव स्टूडेंट आते जाएं और क्लास को शेयर करते जाएं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। तो इसमें आप सभी को बताना है कि भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को डैश चरण भी कहा जाता है, अंतिम चरण भी कहा जाता है, आरंभिक, मध्यम या संकटपूर्ण चरण भी कहा जाता है। तो बता दीजिए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। देखिए इसको हम लोग मध्यम चरण कहते हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को मध्यम चरण कहा जाता है, ये आप सभी को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, अब महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? दिसंबर 1920, मार्च 1918, फरवरी 1919, या अप्रैल 1921? तो कब की थी भाई? फरवरी 1919 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी, ये आप सभी को याद रखना है। अगला प्रश्न है कि आप सभी लोग, अब चलिए, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे? ये आपको बताना है। शुरू करने वाले भारतीय नेता कौन थे? महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है ये आपका। ठीक, तो राजा राममोहन राय के बारे में आपको याद रखना है। राजा राममोहन राय जो थे ये भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, अब कि 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदा तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी। ठीक है, स्कूल के परिसर में हुई थी, दिल्ली में, बम्बई में, कोलकाता में, या मद्रास में? तो भाई सभी को पता है कि बम्बई में हुई थी। ठीक है, बम्बई में हुई थी 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ठीक है, अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बम्बई में हुआ था, ये आप सभी को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, अब कि 1917 का डैश का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। बताइए भाई, 1917 का खेड़ा सत्याग्रह जो था, या 1917 का भारत छोड़ो, या नागरिक अवज्ञा, या चंपारण? देखिए आप सभी को याद रखना है कि 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था यह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस का अधिवेशन कब किया और कहाँ पर वाला किया? बताइए। तो अब देखिए आप सभी को याद रखना है 1924 में जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, ठीक है, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने ही की थी। ये आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, अब इसमें आपको बताना है 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया? व्यायाम प्रशिक्षक ने। अच्छा, ये तो आ चुका है प्रश्न, ये आपके सामने है। देखिए यूपी ट्रिपल पीटी का एग्ज़ाम में ये आ चुका है। अब आपको बताना है उसका आयोजन किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया, महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र, या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया? तो सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताएंगे। तो दादा भाई नौरोजी ने कहा कि आप सभी को याद रखना है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, अब जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग डैश तक चले गए।
कहाँ तक चले गए और दिल्ली डिवीज़न को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए, तो आप सभी को याद रखना है भाई कि 18 जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग जो थे ये इलाहाबाद तक चले गए और दिल्ली डिवीज़न को छोड़कर सभी पश्चिमी प्रांत का, उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग अब, निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद अली जिन्ना या महात्मा गांधी? सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। चलिए, तो सुभाष चंद्र बोस को भाई, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता है? नेताजी के नाम से कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। तारीख़ फ़िरोज़शाही के लेखक कौन है? ज़ियाउद्दीन बरनी, हसन निज़ामी, इशामी या इब्न बतूता? इब्न बतूता भारत कब आया था? ये मैंने अभी आपको बताया था 1333, ठीक, 1333 कह लो या 1333 कह लो। 1333 में इब्न बतूता भारत आए थे, ये आप सभी को याद रखना है। मगर इस प्रश्न में आपको याद रखना है कि तारीख़ फ़िरोज़शाही के लेखक कौन है? तो ज़ियाउद्दीन बरनी तारीख़ फ़िरोज़शाही के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग अब, भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किन्होंने की थी? बताइए। गणेश शंकर विद्यार्थी, रामचंद्र चटर्जी, अरविंद घोष या बिपिन चंद्र पाल? तो अरविंद घोष ने की थी, ठीक है। वंदे मातरम जो है ये राष्ट्रगीत है। राष्ट्रगान क्या है? राष्ट्रगान आपका जनगण मन है, जो आपके किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ये आप सभी को याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, यानी कि अरविंद घोष ने भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना की थी। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है ये आपका। अगला प्रश्न देखिए, अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा बताया था? देखिए, अक्सर आपके लखनऊ की बात आती है तो मैं आपको बताता हूँ लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा है। और कभी कभी मैंने आपको ये भी बताया था कि एक बार मैंने आपको बताया था कि बड़े इमाम बाड़े का निर्माण किसने करवाया। तो सभी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर देंगे। देखिए, आसफ़ुद्दौला जो लोग दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। लखनऊ में जो बड़ा इमाम बाड़ा है और छोटा इमाम बाड़ा भी लखनऊ में है, लेकिन बड़े इमाम बाड़े का निर्माण आसफ़ुद्दौला ने करवाया, ये आपको याद रखना है। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तबला, बांसुरी, सितार या शहनाई? देखिए, बिस्मिल्लाह खान जो थे ये आपके शहनाई से संबंधित थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और यूपी के कई सारे एग्ज़ाम में ये प्रश्न आ चुका है, मैंने खुद देखा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये आपको बताना है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी लोग बताएंगे भाई इसका कमेंट में आंसर। और कौन से कमेंट में? जब वीडियो पूरी हो जाए, ठीक है, फिनिश हो जाए वीडियो, तो आपको बताना है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग अब, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता है? बताइए भाई, उस भूमि को क्या कहा जाता है, ये आप सभी को बताना है। तो उस भूमि को हम लोग पल्ली छांदम कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्ली छांदम कहते हैं, ये आप सभी को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, घूमर लोक नृत्य जो है ये कौन से राज्य का लोक नृत्य है? घूमर नृत्य बिहार का है, राजस्थान का है, मध्य प्रदेश का है या छत्तीसगढ़ का है? तो आप सभी को याद रखना है। देखिए, राजस्थान का घूमर लोक नृत्य है। एक और नृत्य है सुई नृत्य। तो सुई नृत्य भी आपका कहाँ का है? राजस्थान का है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग अब, मोहिनी अट्टम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? देखिए, मोहिनी अट्टम आ जाए यानी कि वो सारे नृत्य आ जाए जिनके अंत में अट्टम अट्टम लगा हो, तो आके मीच कर आप लोग केरल आंसर लगा दीजिएगा, ठीक है। तो मोहिनी अट्टम नृत्य कहाँ का हो जाएगा? केरल का हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है? हम्पी में है, भद्राचलम में है, श्रीकालाहस्ती में है या तिरुपति में है? तो ये हम्पी में है, ये आपको याद रखना है। कहाँ पर है विरूपाक्ष मंदिर? हम्पी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग अब, मथुरा कला स्कूल अब अपने शिखर पर पहुंचा है वैदिक काल में, मौर्य काल में, मुगल काल में, कुषाण काल में? मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? देखिए, तो आप सभी को याद रखना है कि मथुरा कला स्कूल जो था ये कुषाण काल में अपने शिखर पर पहुंचा, ये आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, ये सभी प्रश्न आपके यूपी SSC PT के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लगते हैं और डेली आप सभी के लिए क्लास चलाई जाती है, तो डेली आप सभी भाई क्लास में आया करो।
ठीक है। और वीडियो को डेली बिना कहे आप सभी लोग शेयर कर दिया कीजिए। कोंकणी डैश की शासकीय भाषा है, ठीक है। कोंकणी कहाँ की शासकीय भाषा है ये आपको बताना है। चंडीगढ़ की, दादरा और नगर हवेली की, दमन और दीव की या दिल्ली की। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। चलिए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका दादरा और नगर हवेली हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, दादरा और नगर हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका गुजरात हो जाएगा, ठीक है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है? वो गुजरात राज्य है जिसकी सबसे लंबी समुद्र किनारा है। तो जो लोग भी आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी गुजरात, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। आबू धाबी डैश की राजधानी है, आपको बताना है आबू धाबी कौन से देश की राजधानी है। तो आप सभी लोग जानते हैं भाई, सभी लोग जानते हैं संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी का नाम क्या है? आबू धाबी है। और आप सभी लोग इसका राइट आंसर दे रहे हैं। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? पणजी बताइए। देखिए, गोवा में अक्सर लोग कैसे होते हैं? पड़े हुए होते हैं। तो इसका राइट आंसर पणजी जो है ये गोवा की राजधानी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? बताइए भाई। क्षेत्रफल के मामले में पहले स्थान पर तो रूस है। भारत का स्थान आपसे पूछा गया इस प्रश्न में, तो बताइए भाई 7वां स्थान है, ठीक है। 7वां स्थान है, ये आपको याद रखना है क्षेत्रफल के मामले में अगर कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग अब। चलिए, तो इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? बताइए, सबसे कम वाली आपको बताना है। तो मुकुट पर्वत जो है ये एक ऐसा भारतीय पर्वत चोटी है जिसकी ऊंचाई सबसे कम है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग अब। चलिए, महेंसर, डूंगरपुर, चूरू, नारलाई शहर किस भारत के राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या उत्तरांचल में? तो कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है, ये आपको याद रखना है। राजस्थान के भी मैंने आपको नृत्य बताए थे, सुई नृत्य बताया था और क्या बताया था? घूमर नृत्य बताया था। तो ये आप सभी को दोनों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में किससे घिरा हुआ है? ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। देखिए, आपको याद रखना है बांग्लादेश से, ठीक है। त्रिपुरा जो है ये उत्तर से, दक्षिण से, पश्चिम से बांग्लादेश देश से घिरा हुआ है, ये आपका भाई महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग अब। ढलाई और ऊनाकोटी राज्य के ज़िले हैं, बताइए भाई कौन से राज्य के ज़िले हैं? मिजोरम, असम, त्रिपुरा या नागालैंड के ज़िले हैं ढलाई और ऊनाकोटी? तो त्रिपुरा के ज़िले हैं, ठीक है, त्रिपुरा के ज़िले हैं, ये आप सभी को याद रखना है। असम की बात करें तो असम में की हैं हिमा दास, जिनको डींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग अब। पोर्ट ब्लेयर किस देश की राजधानी है? बताइए, पोर्ट ब्लेयर कहाँ की राजधानी है, ये आप सभी को बताना है भाई। तो जो लोग इसका आंसर के बारे में सोच रहे हैं अंडमान और निकोबार, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी आपसे पूछे तो आप लोग क्या बताओगे? पोर्ट ब्लेयर बताओगे। अगर आपसे पूछे पोर्ट ब्लेयर की राजधानी तो आप लोग पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? तो अंडमान और निकोबार आप लोग बताओगे। हिंदी का प्रश्न आपके सामने आया है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहवा है? सदैव बहुवचन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पर। देखिए, मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए जो शब्द आपका सदैव बहुवचन में इस्तेमाल किया जाता है। तो जो लोग भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं यानी कि प्राण, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, कौन सा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का जोड़ा सही नहीं है, ये आप सभी को बताना है। देखिए, देव का देवी हो जाएगा, मामा का मामी हो जाएगा, गधा का गधी हो जाएगा, लेकिन आपका कांत का कांति नहीं होगा। तो ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग का जोड़ा सही नहीं है, बाकी सारे स्त्रीलिंग पुल्लिंग के जोड़े सही हो जाएंगे। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द आपको छाट कर बताना है कौन सा है, बताइए। देखिए, नृत्य कैसा है, पुल्लिंग हो जाएगा, पालन कैसा है, पुल्लिंग हो जाएगा, शस्त्र कैसा है, पुल्लिंग हो जाएगा, लेकिन शोभा कैसी है तो ये एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। निम्न में से अब आपको पुल्लिंग शब्द बताना है, ठीक है, पुल्लिंग शब्द आपको बताना है, इनमें से कौन सा हो जाएगा। देखिए, दया कैसी है, स्त्रीलिंग शब्द हो गया, प्रार्थना कैसी है, स्त्रीलिंग शब्द हो गया, वायु कैसी है, स्त्रीलिंग शब्द हो गया, लेकिन नेत्र कैसी है भाई,
ठीक है। दया कैसी है, स्त्रीलिंग शब्द हो गया। प्रार्थना कैसी है, स्त्रीलिंग शब्द हो गया। वायु कैसी है, स्त्रीलिंग शब्द हो गया। लेकिन क्या मैं बता रहा हूँ, हाँ सही बता रहा हूँ, नेत्र कैसी है, ठीक है, नेत्र कैसी है या कैसा है, इसमें कुछ भाई मिस्टेक लग रही है मुझे। फिर से मैं आपको एक बार दोहराता हूँ। इसमें आपसे ये पूछा गया है पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो पुल्लिंग शब्द वही होते हैं जिनमें कैसा का इस्तेमाल होता है, ठीक है। हो सकता है मैंने जल्दबाजी में गलत बोल दिया हूँ, ठीक है। कैसी कहाँ पर इस्तेमाल होता है, जो शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं हम लोग एक बार फिर से। दया कैसी है या कैसा है, दया के लिए कैसी आएगा, ये एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। प्रार्थना कैसी है, ये भी स्त्रीलिंग है, इसका राइट आंसर नहीं होगा। वायु कैसी है या कैसा है, तो वायु कैसी है ये भी स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। नेत्र कैसा है या कैसी है, ये बताइए आप लोग, बताइए। तो नेत्र ये कैसा हो जाएगा भाई, ठीक है। आँख के लिए कैसी आएगा, लेकिन नेत्र के लिए कैसा आएगा, तो ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा नेत्र, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। अब निम्नलिखित में से ये इसमें पूछा जा रहा है कि सत्यमेव जयते जो है ये महाकाव्य ये कहाँ से उद्धृत है या कहाँ से लिया गया है, शतपथ ब्राह्मण से या ईशोपनिषद से या मुंड उपनिषद से या महाभारत से, बताइए जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर ऑप्शन। तो जो लोग भी भाई मुंडक उपनिषद दे रहे हैं, मुंडक उपनिषद जो लोग आंसर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है कि जो सत्यमेव जयते है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग। अब चलिए इसमें आपको बताना है प्राचीनतम वेद कौन सा है। देखिए इससे महत्वपूर्ण, ये तो कई बार आपका प्रश्न आ चुका है, अब आपसे पूछा जा सकता है सबसे नया वेद कौन सा है, यानी कि सबसे बाद का वेद है। ये तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही आप लोग सभी लोग आंसर दे रहे हैं। ऋग्वेद पहला आपका वेद हो जाएगा और अथर्ववेद जो है, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी वाला अथर्ववेद जो है ये सबसे बाद का वेद हो जाएगा, यानी कि ये सबसे नया वेद हो जाएगा। ये आप सभी को याद रखना है, ठीक है। साम का मतलब क्या होता है, साम का मतलब होता है गान, ठीक है, साम का मतलब होता है गान, ये आप सभी को याद रखना है। संगीत से संबंधित है ये आपका सामवेद। अगला प्रश्न देखिए आप लोग। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं, संहिता कहलाते हैं, ब्राह्मण कहलाते हैं, आर्यणक कहलाते हैं या उपनिषद कहलाते हैं, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। देखिए आप सभी को याद रखना है क्या कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। अब चलिए तो इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है, ठीक है, ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है ये आपको बताना है। योग दर्शन जो है ये ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है, या वेदांत दर्शन या सांख्य दर्शन या उपनिषद दर्शन जो है ये आपका ज्ञान के दर्शन पर बल देता है, तो बताइए इसका राइट आंसर जल्दी से। देखिए मैं आपको बता दूं जो उपनिषद होते हैं, उपनिषद, ठीक है, ये आपके ज्ञान के सिद्धांत पर बल देते हैं, ये आपको याद रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। अब चलिए तो इसमें आपको बताना है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सबसे ज़्यादा महत्ता का वर्णन किया गया है, वरुण की, इंद्र की, अग्नि की या शिव की, बताइए भाई। वीडियो को शेयर करते जाएं आप सभी लोग, जिसने भी वीडियो को शेयर ना किया हो तो जल्दी से सभी लोग शेयर कर दें आप सभी लोग। चलिए तो इंद्र है भाई इसका राइट आंसर, तो जो लोग इंद्र दे रहे हैं यानी कि ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। आपको याद रखना है कि ऋग्वेद में इंद्र देवता की सबसे ज़्यादा महत्ता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। अब अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी, कलिंग की राजधानी क्या थी अशोक के आक्रमण के दौरान, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन या तौशाली। देखिए विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय आपसे पूछा जाता है तो आप लोग क्या बताओगे भाई, तक्षशिला बताओगे, ठीक है, तक्षशिला बताओगे, ये आपको याद रखना है। तो देखिए तौशाली थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तौशाली हो जाएगा। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की जो राजधानी थी वो तौशाली थी। अगला प्रश्न देखिए आप लोग। अब शतपथ ब्राह्मण और तैतृय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद, बताइए इसका राइट आंसर, जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर। देखिए यजुर्वेद इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपको बताना है जो वृहत साची स्तूप है ये किस काल से संबंधित है, ठीक है, वृहत साची स्तूप कुषाण काल से संबंधित है या गुप्त काल से संबंधित है, हर्षवर्धन काल से संबंधित है या आपका मौर्य काल से संबंधित है, ठीक है, वृहत सांची स्तूप बताइए।
देखिए ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए UPSSC PT के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। अगर आपको जीके में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को तैयार करना है ताकि आपका एक भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ना छूटे, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेली इस क्लास को लेना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपके लिए वो भी प्रश्न कराता हूँ जो अक्सर लोग 80% क्वेश्चन को तो करके आ जाते हैं, लेकिन जो 20% क्वेश्चन होते हैं जीके के पोर्शन में उसको लोग स्किप कर आते हैं, ठीक है, यानी कि उनको देखते हैं और उनको आगे बढ़ा देते हैं उन प्रश्न को। तो वो प्रश्न भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप जो 20% आपके क्वेश्चन छूट जाते थे वो भी आपके अब नहीं छूटेंगे, मगर शर्त है कि आपको, ठीक है, ये वीडियो डेली देखना पड़ेगी भाई। 1 2 या 3 4 5 6 दिन में तो कुछ होगा नहीं, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको डेली वीडियो देखना पड़ेगी, ठीक है, तब आपके जो है वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाता है, मौर्य काल से संबंधित है। क्या वृहद सांची स्तूप ये आपके मौर्य काल से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था। अधिराज, राजेंद्र प्रथम या राजराज प्रथम या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। देखिए मैं आपको बताऊं, सिंचाई के लिए जो 16 मील लंबी चोल झील है, तो चोल झील का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था। चोल झील का निर्माण किसने करवाया था, तो आपको याद रखना है राजेंद्र प्रथम ने चोल झील का निर्माण करवाया था। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के बारे में सोच रहे हैं इसका आंसर होगा, तो उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, अब मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है, ठीक है, तो आपको बताना है कैवल्य का क्या अर्थ होता है। दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों का अनुसरण करना, या इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, या दूसरों की सेवा करना। जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। तो देखिए इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, ये कैवल्य इसका अर्थ हो जाएगा, यानी कि कैवल्य का अर्थ क्या हो जाएगा, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, और जिसने भी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली, एक तरह से माना जाता है वो कामयाब बंदा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि उसकी कामयाबी की राह शुरू हो चुकी है। जिसने अपनी नींद पर काबू कर लिया और जिसने अपनी इच्छाओं पर काबू कर लिया। नागार्जुन कौन थे, ये आपको बताना है। एक यूनानी शासक, एक वैदिक ऋषि, या एक जैन भिक्षु, या एक बौद्ध दार्शनिक। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर। देखिए नागार्जुन कौन थे, ये कई बार आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है, तो अब आपको बिल्कुल या कभी भी गलत नहीं करना है कि ये एक बौद्ध दार्शनिक थे, ठीक है, बौद्ध दार्शनिक थे, ये आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, अब इसमें आप सभी को बताना है कि बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। बोध गया में, कुशीनगर में, राजगृह में, या वैशाली में। बताइए इसका राइट आंसर जल्दी से। गौतम बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, तो आप सभी को याद रखना है भाई, कहाँ पर, कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, अब चलिए, तो इसमें आप सभी को बताना है कि जैन धर्म के 24वें यानी कि अंतिम तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर कौन थे, ये आपको बताना है। तो बताइए इसका राइट आंसर जल्दी से आप सभी लोग। देखिए महावीर स्वामी थे, आपको याद रखना है, ठीक है। जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं महावीर स्वामी, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, अब आईने अकबरी किसने लिखी, ठीक है, आईने अकबरी किसने लिखी, ये आपको बताना है। देखिए अगर आपको हिंदी पर कमांड बनाना है, ठीक, तो मेरी एक क्लास चलती है यूपीएसआई की, यूपीएसआई की मेरी क्लास चलती है, उसमें हिंदी को बहुत ही, ठीक है, जो उससे इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं क्वेश्चन रिलेटिव, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो भाई वो उसमें क्लास में आप लोग आ जाया कीजिए, ठीक है। आईने अकबरी आपको बताना है किसने लिखी है। जो लोग भी अबुल फजल यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। और जो लोग भाई जिनको नहीं पता है तो उनको याद रखना है कि आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, अब चलिए, तो इसमें आप सभी को बताना है कि किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी, ठीक है, तुगलक वंश की नींव किसने रखी थी, ये आप सभी को बताना है। बताइए फिरोज शाह तुगलक, गैसुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, या मोहम्मद बिन तुगलक। तो जो लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं यानी कि गैसुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की नींव रखी थी, तो उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, अब विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके सामने प्रश्न आ चुका है।
ठीक है, बताइए भाई। देखिए इससे दो प्रश्न बनते हैं, एक तो आपको बताना है कि मोर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है, और आपसे दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि जो मोर सिंहासन था इसका लाल किले में इसकी स्थापना किसने की थी। तो ये दोनों काम आपके शाहजहाँ के द्वारा किए गए थे, ठीक है, दोनों काम किसके द्वारा किए गए थे, शाहजहाँ के द्वारा किए गए थे, ये आपको याद रखना है। लौह और रक्त नीति किसने अपनाई, ठीक है, लौह और रक्त की नीति किसके द्वारा अपनाई गई या किसने अपनाई, ये आपको बताना है। बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या बाबर ने। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। देखिए बलबन, ठीक है, बलबन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये बहुत ही लंबे चौड़े आदमी थे भाई, ठीक है। लोग देखा जाए तो जब ये निकलते थे भाई राउंड पे, जब ये निकलते थे तो जो वहाँ की प्रजा होती थी वो इनको देख कर ही डर जाती थी, ठीक है। और जिस किसी ने भी जुर्म किया हो और मालूम ना पड़ रहा हो कि किस व्यक्ति ने जुर्म किया है, 3-4 लोग हो और मालूम ना पड़ रहा हो किसने व्यक्ति, तो जो जुर्म वो जो होता है, जो यानी कि अपराधी होता है, वो जुर्म इनको देखकर खुद ही कबूल कर देता था, क्योंकि ये इस तरह देखते थे कि जुर्म वाला खुद ही बोल सकता है कि भैया मैं ही, मुझे ही ने ये काम किया है, मैंने ही ये गलत काम किया है, वो खुद ही बोल बैठता था। किसको देखकर, बलबन को देखकर, और बलबन ने ही लौह और रक्त की नीति अपनाई थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध हैं, बाबर के नाम से, अकबर के नाम से, शाहजहाँ या औरंगज़ेब के नाम से। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। जो लोग भी दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि अकबर, तो उनका आंसर बिल्कुल सही चला जाता है। अकबर जो थे ये जलालुद्दीन मोहम्मद, ठीक, के नाम से जाने जाते थे। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया, बताइए। भारत ने तैमूर पर किस वर्ष आक्रमण किया, तो 1398। भाई जो लोग सोच रहे हैं जिनका आंसर 1398 आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप लोग, बुलंद दरवाज़ा डैश किसके द्वारा बनवाया गया, हुमायूं के द्वारा, अकबर के द्वारा, बाबर के द्वारा या औरंगज़ेब के द्वारा। देखिए मैं इस वीडियो में आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करवाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। लगभग देखा जाए तो 30 मिनट की आपकी ये वीडियो होती है और 30 मिनट की इस वीडियो में आपके 60 प्रश्न तैयार हो जाते हैं, ठीक है। 60 प्रश्न अगर तैयार हो जाएँ आपके 30 मिनट में, तो इससे भाई बेहतर मैं आपको क्या दे सकता हूँ बताइए, ठीक है। इससे बेहतर मैं आपको क्या दे सकता हूँ। देखिए बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया ये आपको बताना है, ठीक है। बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया, जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट करेंगे। भाई इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट करेंगे। पंचमहल किस में स्थित है, हवा महल में स्थित है पंचमहल, ग्वालियर के किले में, फतेहपुर सीकरी में या आगरा के किले में, बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। चलिए तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका फतेहपुर सीकरी हो जाएगा, यानी कि आपको याद रखना है फतेहपुर सीकरी में आपका पंचमहल स्थित है। इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप लोग, चलिए इसमें आपको बताना है जो प्रसिद्ध चित्रकार थे जिनका नाम सैयद अली था, ये चित्रकारी के लिए किस मुग़ल शासक के सहयोगी थे, बताइए। मीर सैयद जो थे किसके आपको कह सकते हैं दरबारी चित्रकारी थे, बाबर के, जहांगीर के, अकबर के या हुमायूं के, बताइए। देखिए आप सभी को याद रखना है कि हुमायूं के ये दरबारी चित्रकार थे। कौन, भाई मीर सैयद अली जो थे ये मुग़ल शासक के सहयोगी थे। कौन से मुग़ल शासक थे, तो हुमायूं वो मुग़ल शासक थे, उनके सहयोगी थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप लोग, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था, हेमू, फैज़ी, अबुल फज़ल या बैरम खां, बताइए। तो भाई इसका राइट आंसर जो है वो आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ आप लोग जा रहे हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था, तो बैरम खां अकबर के संरक्षक हैं, ठीक है। आपको बताना है भाई कमेंट सेक्शन में कि कितने प्रतिशत आपके 50 क्वेश्चंस में से ठीक हो रहे हैं, ठीक है। बाकी के उसके बाद 10 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश के और हिंदी के होंगे, ठीक है। तो जीके के पोर्शन में आपको बताना है भाई कितने प्रतिशत क्वेश्चन आपके ठीक रहे, या आप लोग टोटल में से बता देना 60 में से कितने प्रश्न आप लोग के ठीक हो रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है, बताइए। हुमायूं के मकबरे में है, महाबोधि मंदिर समूह में है या कुतुब मीनार में है या लाल किले परिसर में है, बताइए भाई इसका राइट आंसर आप सभी लोग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, औरंगज़ेब जो है ये किसके पुत्र हैं, बताइए। औरंगज़ेब किसके पुत्र हैं यह आपको बताना है, तो जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर, बताइए भाई। औरंगज़ेब
डैश का पुत्र है, बाबर के पुत्र हैं, हुमायूं के पुत्र हैं या अकबर के पुत्र हैं? बताइए। देखिए अगर मैं आपसे बात बताऊं तो इन तीनों में से किसी के पुत्र नहीं है अकबर, ठीक है। मैं आपको बताऊं तो शाहजहां के पुत्र जो हैं इनका नाम औरंगज़ेब था, शाहजहां के पुत्र हैं औरंगज़ेब, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, शाहजहां। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, अब इसमें आपको बताना है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जो है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा हो, सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा जो लोग ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं। ये थोड़े सिंपल क्वेश्चन भाई हैं, ठीक है, मगर आपको सिंपल क्वेश्चन जो हैं वो भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। उनकी प्रैक्टिस आपको टाइम टू टाइम करते जाना है ताकि आप लोग भूल ना जाओ। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी या आपके हज़रत मोहानी या लोकमान्य तिलक? सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? हज़रत मोहानी के द्वारा दिया गया था, ये आपको याद रखना है। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? 16 दिन तक, 18 दिन तक, 20 दिन तक या 24 दिन तक? बताइए इसका राइट आंसर। तो देखिए आप सभी को याद रखना है, जो महाभारत में कुरुक्षेत्र की लड़ाई थी इसको 18 दिन तक चली थी भाई, ठीक है। कितने दिन तक चली थी? 18 दिन तक चली थी, ये आपको याद रखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न था ये भी आपका। 1917 में जो आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था ये किस राज्य से प्रारंभ किया गया? पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से या हरियाणा से? जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर आप सभी लोग। तो आप सभी को भाई याद रखना है कि 1917 में जो आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था इसको बिहार राज्य में प्रारंभ किया गया था, बिहार राज्य में प्रारंभ किया गया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, अब अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वह सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़ों का उपयोग करेंगे को डैश आंदोलन कहा जाता है? बताइए कौन सा आंदोलन कहा जाता है उसको? भारत छोड़ो आंदोलन, विदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या होम रूल आंदोलन? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? स्वदेशी आंदोलन उसको हम लोग कहते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, अब सिपाही विद्रोह, ठीक है, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बताइए भाई सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ये तो आप सभी लोग इसका आंसर दे सकते हो, सभी लोग इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो 1857 की क्रांति को ही सिपाही विद्रोह कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, अब तो इसमें आप सभी को बताना है कि निम्न में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा? बताइए जो 1857 का विद्रोह था इसको किसने विद्रोह नहीं कहा? जॉन लॉरेंस ने विद्रोह नहीं कहा, कार्ल मार्क्स ने विद्रोह नहीं कहा, या मजूमदार ने विद्रोह नहीं कहा इसको, या सैयद अहमद ख़ान ने इसको विद्रोह नहीं कहा? यह आपको बताना है। तो देखिए कार्ल मार्क्स ने इसको विद्रोह नहीं कहा, ये आपको याद रखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, अब मुस्लिम लीग के जो लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? ठीक है, मुस्लिम लीग लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? 1932 में, 1936 में, 1940 में या 1942 में? बताइए इसका राइट आंसर। तो जो लोग भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं 1940, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप लोग, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था? फरवरी 1922, मार्च 1926, मई 1929 या सितंबर 1925? असहयोग आंदोलन के बारे में आपको बताना है, इसको कब वापस ले लिया गया था। और इसके बारे में तो आप सभी लोग जानते हो कि भाई असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था। तो इसको देखिए कब वापस लिया था, ये फरवरी 1922 में इसको वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप लोग, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई है? लाला लाजपत राय को, दादा भाई नौरोजी को, बाल गंगाधर तिलक को या राजेंद्र प्रसाद को? बताइए। चलिए तो आप सभी को भाई याद रखना है, क्या याद रखना है कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपका अक्सर आ जाता है आपके एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, अब गांधी जी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? असहयोग आंदोलन के लिए, या भारत छोड़ो आंदोलन के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए या खिलाफत आंदोलन के लिए? बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर।
तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग अब, गांधी भाप से चलने वाले जहाज़ एस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका डैश पहुँचे थे। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग पहुँचे थे, या केप टाउन पहुँचे थे, डरबन पहुँचे थे, या पोर्ट एलिज़ाबेथ कर पहुँचे थे। पोर्ट एलिज़ाबेथ पहुँचे थे। चलिए, तो आप सभी को भाई याद रखना है, क्या याद रखना है कि जो गांधी जी जो थे ये भाप से चलने वाले जहाज़, यानी कि वो जहाज़ जो था भाप से जलता था, उसका नाम क्या था, एस सफारी उसका नाम था। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका के डरबन में पहुंचे थे। ये आपसे पूछा जाता है, ये आपसे ये पूछ ले कि एस सफारी द्वारा कहाँ पहुंचे थे, तो आपके ऑप्शन में आपका दक्षिण अफ्रीका आएगा, तो उस समय आपको दक्षिण अफ्रीका टिक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग अब, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, या आपका खिलाफत आंदोलन, या सैनिक विद्रोह, या आपका नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जब आपका हुआ था, ठीक है, तो इसको देखकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनकी जो उपाधि थी, नाइटहुड की उपाधि उनको मिली हुई थी, इसको इन्होंने लौटा दिया था। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब। चलिए, तो इसमें आप सभी को बताना है कि प्रसिद्ध संगीतकार जिनका नाम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान था, ठीक है, ये किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे। तबला से, ठीक है, बांसुरी से, सितार से, या शहनाई से। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। देखिए आप सभी को पता है और बिल्कुल सही आंसर भी आ रहा है आप सभी का, ठीक है। ये जो थे ये आपका शहनाई से संबंधित थे, ठीक है। किससे संबंधित थे? शहनाई से संबंधित थे। कौन? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप लोग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बताइए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, ये आपको बताना है। तो सैयद अहमद खान ने की। किसने? सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप लोग, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर, रावी नदी पर, ब्यास नदी पर, या चिनाब नदी पर? महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है ये आपका, जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर। देखिए जो चमेरा बांध है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये रावी नदी पर बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? ये रावी नदी पर बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग अब, थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, ओडिशा में, या मध्य प्रदेश में? देखिए कर्नाटक का पहले नाम क्या था? ठीक बताइए भाई। उड़ीसा था, ठीक है। 2011 में इसका नाम जो है ओडिशा कर दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना है थोसेघर वाटरफॉल ये महाराष्ट्र में स्थित है, और प्रोजेक्ट प्लेटिना भी ये भी महाराष्ट्र में शुरू की गई थी। इसमें आपको बताना है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में कृषि योगदान लगभग कितना है? 38% है, 35% है, 25% या 15% है? बताइए भाई इसका राइट आंसर। तो कितने प्रतिशत है? आपको याद रखना है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 15% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग अब, इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? बताइए जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के दोषों में से एक नहीं है? तो देखिए भंडारण सुविधा की कमी ये भी एक दोष है, परिवहन की कमी ये भी एक दोष है, और मार्केट इंटेलिजेंस की कमी ये भी दोष है। लेकिन अनुकूल मंडी ये इसका एक दोष नहीं है। तो यही इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, चलिए इसमें आपको बताना है कि वैश्विक कपास उत्पादन में भारत का हिस्सा डैश से अधिक है? 1/3 से अधिक है, या आपका 1/5 से अधिक है, या आधे से अधिक है, या 1/4 से अधिक है? बताइए।
तो देखिए 1/3 से अधिक है, ये आपको याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। देखिए थोड़ा पुराना प्रश्न है, ठीक है, पुराना प्रश्न है, लेकिन हम लोग देख लेते हैं भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जुलाई 2018 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। उस समय भाई कौन थे भाई, ये प्रश्न जो है वो गलती शायद आ गया, तो उस समय आपके उर्जित पटेल थे, लेकिन अब जो है आपके 25वें नंबर के गवर्नर है कौन है, जिनका नाम है शक्तिकांत दास, ठीक है, शक्तिकांत दास इनका नाम है। आरबीआई का हेडक्वार्टर वर्तमान समय में मुंबई में है, लेकिन मुंबई से पहले कलकत्ता में हुआ करता था। आरबीआई के आपके पहले गवर्नर पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना है सर असगौन स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे। भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर करता है, यह आप सभी को बताना है। बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। तो आपको याद रखना है कि 45 से 55% जो है यह रोज़गार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर करता है जनसंख्या का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप लोग, इसमें आप सभी को बताना है कि सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें जिनकी वसंत में कटाई की जाती है, उन फसलें वो फसलें कौन सी होती हैं। रबी की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है, नकद फसल कहलाती हैं वो, बताइए इसका राइट आंसर बताएं आप सभी लोग। तो देखिए आपको याद रखना है कि जो रबी की फसल होती हैं ये सर्दियों में इनको उगाया जाता है, ठीक है, और इनको वसंत के समय में काट लिया जाता है, तो यहाँ पर आपका रबी की फसल हो जाएगा। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए आंसर दे रहे हैं यानी कि रबी की फसल, तो उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, अब देखिए ये भी क्वेश्चन भाई थोड़ा पुराना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप लोग, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री बीमा योजना कब शुरू की गई थी, ठीक है। योजनाएं आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। ये आपको बताना है कि किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री बीमा योजना शुरू की गई थी। अच्छा, यहाँ पर खाली जगह में क्या आएगा, तो फसल बीमा योजना उसका पूरा नाम था। क्या पूरा नाम था, फसल बीमा। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है भाई। क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप लोग, कितनी प्रतिशत भारतीय जनसंख्या की आजीविका का प्राथमिक स्रोत कृषि है, यानी कि कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि से अपनी आजीविका कमाती है और कृषि जो है ये प्राथमिक स्रोत है। बताइए भाई कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है, बताइए। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए आंसर दे रहे हैं यानी कि 54% जनसंख्या कृषि से अपना रोज़गार यानी कि आय यानी कि अपनी आजीविका कमाती है, तो उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए, तो इसमें आप सभी को बताना है कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने भारत और फ्रांस के बीच स्टार्टअप के लिए निवेश सुविधा और सहयोग को बढ़ा देने के लिए बिजनेस फ्रांस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। बताइए इसका राइट आंसर। तो किसने किया है भाई, इन्वेस्ट इंडिया ने किया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। उद्देश्य में कर्ता के साथ क्या रहता है, बताइए। उद्देश्य में कर्ता के साथ क्या रहता है, यह आप सभी को बताना है। कर्ता विस्तार, कर्ता पूरक, कर्ता विधेय या विधेय पूरक। तो कर्ता विस्तार इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्ता के साथ विस्तार रहता है, कर्ता पूरक इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। सभी चिट्ठियाँ डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता क्या है बताइए। इसमें कर्ता क्या है, तो इसमें कर्ता चिट्ठियाँ हो जाएगा, कर्ता चिट्ठियाँ हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप लोग, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है, बताइए भाई। मिश्र वाक्य कौन सा है ये आपको बताना है। मिश्र वाक्य कौन सा है, देखिए। शरण में सेनापति को वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया, तो ये तो मिश्र वाक्य नहीं है। उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया, ये भी नहीं है, ठीक। उसके बाद उसने मान लिया कि दोष उसका है, तो ये आपका एक मिश्र वाक्य हो जाएगा और यही इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का आपको प्रकार बताना है। बच्चे खेल रहे हैं, ये प्रश्नवाचक वाक्य है भाई, प्रश्नवाचक वाक्य तो ये आपका नहीं है। विधानवाचक वाक्य है, तो विधानवाचक वाक्य है, ठीक है। ये आपका विधानवाचक हो जाएगा। निषेधात्मक वाच्य भी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई चीज़ मनादी नहीं की जा रही है, ठीक है, कि बच्चों को नहीं खेलना चाहिए, ये आपका निषेधात्मक वाक्य हो जाता। आज्ञा भी नहीं दी जा रही है, इसलिए ये भी आपका उत्तर सही नहीं होगा। विधानवाचक वाक्य ये हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, अब चूज़ द ऑप्शन दैट इज़ नियरली द सेम इन मीनिंग, ठीक है। एंशियंट का आपको मीनिंग बताना है भाई, ठीक है। सिनोनिम्स भी बोल सकते हैं हम लोग।
तो एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, ठीक है। एजेड का मतलब भी होता है थोड़ा सा बहुत प्राचीन, ठीक है, यानी कि जो ज़्यादा उम्र का हो या बहुत समय पहले का हो। तो इसका राइट आंसर एंशियंट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एजेड हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चूज़ द ऑप्शन दैट इज़ नियरली द सेम मीनिंग इन प्लेंटी, ठीक है। प्लेंटी का आपको बताना है सेम मीनिंग, बताइए जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। देखिए तो लॉट हो जाएगा, ठीक है, लॉट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग अब। चूज़ द वर्ड दैट कैन जॉइन द टू गिवन सेंटेंस, राइट प्रॉपरली, डोंट राइट एट ऑल। पता है इसका राइट आंसर, बट, एंड, सो या और। सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताइए भाई। यहाँ पर आपका कौन सा वर्ड आएगा, बट आएगा, एंड आएगा, सो आएगा या और आएगा। देखिए राइट प्रॉपरली, डोंट राइट एट ऑल, ठीक है, राइट प्रॉपरली और डोंट राइट एट ऑल, ठीक। तो यहाँ पर बीच में आपका और आ जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप लोग। शी इज़ प्रिटी, ठीक है, चूज़ द वर्ड दैट कैन जॉइन द टू गिवन सेंटेंस। इसमें भी आपको बताना है कि आपके दो सेंटेंस के बीच में कौन सा वर्ड आ जाएगा। शी इज़ प्रिटी, शी इज़ प्राउड, बताइए भाई। देखिए शी इज़ प्रिटी बट शी इज़ प्राउड, शी इज़ प्रिटी बट शी इज़ प्राउड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग अब। आइडेंटिफाई द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस, द लीव्स वर येलो एंड स्काई। बताइए इसमें आपको वर्ब बताना भाई, ठीक है, इस सेंटेंस में आपको वर्ब बताना है। तो वर्ब क्या हो जाएगी बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को देना है कमेंट सेक्शन में, ठीक, कमेंट सेक्शन में आप सभी को देना है इसका राइट आंसर, ठीक है। तो अब हम जो लोग जो हैं आने वाली वीडियो मिलेंगे, उससे पहले आप सभी को क्या करना है, वीडियो को आप सभी को शेयर करना है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है। तो मिलते हैं अब हम लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद।